अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, मशरिक़ वस्त और ख़ासकर ईरान अमेरिका जंग या जंगबंदी के हवाले से जब बातचीत करेंगे तो इंतहाई अहम बयान सामने निकल कर के आया है और ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया है जो मुतनाज़ भी है, मुतजाद भी है। लेकिन इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान की जानिब से जवाब दिया गया है और जवाब में ईरान ने उस बयान पर क्या कुछ कहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ बड़ी चीज़ें हुई हैं, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे लेबनान के साथ इजराइल की बातचीत हो और काफ़ी सारे ऐसे बयानात और निकल करके आए जो आप तक पहुंचाएंगे। अपने मेहमान के पास चलेंगे और ख़ासकर बातचीत करेंगे आज ईरान अमेरिका की जंगबंदी कहां तक पहुंचेगी और अमन किस तरीके से हो सकता है, तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आगाज इस खबर से करेंगे कि ईरानी क़यादत पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक मुतनाज़ा बयान जारी किया गया है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि ईरान में क़यादत जो है वो बहरान का शिकार हुई है, उसकी जानिब से दावा किया गया है। वहीं पर जब हम बात करेंगे तो ईरान का इस पर रद्द अमल भी सामने आया है, कौमी इत्तेहाद और सख्त जवाब का इंदिया दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको ज़रा वो दिखाने की कोशिश करेंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है। वो बयान क्या है वो आपको ज़रा दिखाते हैं। आपको बता दें ये है एक एक्स पर पोस्ट किया गया है जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया सोशल मीडिया बयान में ईरान की दाखिली सूरत हाल और खित्ते में जारी कशीदगी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि ईरान इस वक्त अपनी क़यादत के मामले पर उलझन का शिकार है और मुल्क के अंदर सख्त गिर और मोतदिल ग्रोहों के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। यानी एक तो वो ग्रोह जो बिल्कुल डटे हुए हैं, जुड़े हुए, और एक वो जो न्यूट्रल है, यानी दोनों ग्रुपों के बीच में आपसी ऐसे इख्तलाफात हैं जो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान के अंदर जो क़यादत है वो कमज़ोर पड़ सकती है। लेकिन ईरान की जानिब से बयान आया है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो दावा किया गया है कि सख्त गिर अनासर मैदान जंग में नाकामी का सामना कर रहे हैं, जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि जो मोतदिल अनासर गैर मामूली तर्ज अमल अपना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका को अपने हरमुज पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल और अमेरिकी बहरिया की मंजूरी के बगैर कोई भी जहाज वहां से गुजर नहीं सकता। लेकिन इस बीच में ईरान के वो ट्वीट भी आपको अब जरा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो ट्वीट दिखाइएगा जिसमें ईरान ने कहा कि ईरान के आला सियासी और हुकूमती हलकों की जानिब से हालिया सोशल मीडिया बयानात में कौमी यकजहती, सख्त मौक़िफ़ और मुमकिन रद्दअमल का वाज़ेह पैगाम दिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास अराग़ची ने अपने बयान में कहा कि इजराइल की मुबैना कार्रवाइयाँ न सिर्फ नाकाम साबित हुई हैं बल्कि उनके नतीजे में ईरान के रियासती इदारों में मज़ीद इत्तेहाद यानी यूनिटी और नज़्म ज़ब्त और हम आहंगी पैदा हुई है और अब मैदान जंग और सफारतकारी दोनों एक ही महाज पर मरबूत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तनाजुर में ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबफ से मनसूब बयानात में इस अम्र पर जोर दिया गया कि ईरान के अंदर किसी भी किस्म की नजरियाती तकसीम मौजूद नहीं है बल्कि पूरी कौम खुद को इनकलाबी और ईरानी शनाख्त के तहत एक मुत्तहिद कुव्वत समझती है। इन बयानात में सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुकम्मल इताअत और कौमी जब इक़दार के आगे इक़दाम पर ऐसा जवाब दिया जाएगा जिस पर उन्हें पछताना पड़ेगा। मजीद आपको बता दें तो उनकी जानिब से कहा गया कि एक खुदा है ईरान के लोगों का, एक रहनुमा, एक कौम और एक रास्ता जैसे नारे के जरिए कौमी बयानिए को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश की गई है और इन तमाम बयानात को खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी और जियो पॉलिटिकल सूरत हाल के तनाजुर में नहायत अहम करार दिया जा रहा है। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि ईरान के अंदर जो क़यादत है वो कमज़ोर पड़ते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि जो आला क़यादत है या जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी नज़र में उनके दरमियान और जो न्यूट्रल हैं उन दोनों धड़ों के दरमियान आपसी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। लेकिन इस बीच में अब्बास अराग़ची का बयान आना, उसके अलावा मसूद पेजिशकियान जो सदर हैं ईरान के उनकी जानिब से बयान आना, स्पीकर ईरान गलीबफ की जानिब से बयान आना, ये इस बात की वजाहत है कि ईरान के अंदर इख्तलाफात नहीं है। अब इन तमाम चीज़ों पर भी बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरीके का ये बयान क्यों दिया गया है, इसकी वजूहात क्या थी, क्या कुछ उनका मकसद था, इन तमाम चीज़ों पर हम जब आएंगे हमारे मेहमान के साथ ज़रा बात करेंगे और उनसे जानने की अब ये कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये बयानात है और इससे क्या कुछ असर पड़ सकता है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो पर, खासकर ईरान अमेरिका की इस जंग या जंगबंदी के हवाले से। हमारे साथ इस
इस वक्त रिटायर्ड कर्नल दिनेश साहब जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी है कि आपने हमें वक्त दिया है। दिनेश साहब, जिस तरीके से मैंने आपको एक खबर बताई जिसमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का साफ तौर पर यह बयान जारी किया गया है कि ईरान के अंदर जो क़यादत है, वहां पे जो न्यूट्रल लोग हैं या जो दरमियानी लोग हैं या वो सोच जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है, इन दोनों धड़ों के बीच में आपसी इख्तलाफात ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से ईरान के अंदर अब उन्हें लीडर खोजना मुश्किल हो रहा है। तो कहां तक आप इस बयान को सही करार पाते हैं? और फिर जो रिबटल किया है ईरान ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा एक खुदा है, एक सुप्रीम लीडर है, एक कौम है, एक मुल्क है और हमारी पूरी यूनिटी है। तो इन दोनों बयानों को जब हम आपस में तकाबली थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो कहां पर आप पहुंचते हैं, क्या नतीजा निकल करके सामने आएगा, थोड़ा सा बताइएगा। देखिए साहब, ऐसा है कि ये जो बयान अमेरिका से आया है, इसे मैं सिरे से खारिज भी नहीं कर सकता हूं और इसके ऊपर जो है पूरी तरह से विश्वास करना जो है, आप इसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह ले सकते हैं। जी। लेकिन इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि ईरान के अंदर जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी कोर गार्ड है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम्म। वो डायरेक्टली जो है उनके सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती है हम्म। और सारी की सारी डायरेक्शंस जो होती हैं हम्म। वो सुप्रीम लीडर के द्वारा ही ली जाती हैं। हम्म। और ये जो आईआरसी जो है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है, जी। वो देखा जाए तो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्रेसिडेंट को या उनकी संसद को। हम्म। उनका एक अपना संविधान है, अपना उनका काम करने का ढंग है। हम्म। इसके साथ साथ जो है, मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि वेस्टर्न मीडिया जो है वो बहुत प्रकार के जो है नैरेटिव चलाता है, जिससे कि एक प्रकार की जो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को शुरू करना चाहता है, हम्म। ताकि जो है ईरान के लोगों के अंदर भी एक प्रकार का कंफ्यूजन पैदा हो हम्म। और बाकी वर्ल्ड के जो इनकी ऑडियंस है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम है या फॉक्स न्यूज है, वाशिंगटन पोस्ट है, हम्म। जो हम्म। उनके ऑडियंस है, उनके दिमाग के अंदर भी एक प्रकार का भ्रम सा फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक 28 फरवरी के बाद जिस प्रकार से ईरान ने डटकर मुकाबला किया है, तो देखिए युद्ध के अंदर जिस समय दो देश आपस के अंदर युद्ध कर रहे होते हैं, उस समय जो लड़ाई होती है वो सिर्फ फिजिकल लड़ाई नहीं होती है। इसके साथ साथ जो है डिसेप्शन प्लान होते हैं, नैरेटिव होते हैं, कुछ इस प्रकार के जो है वीडियो को रिलीज किया जाता है जिससे कि हम्म। साइकोलॉजिकली जो है आपकी बढ़त बनती है। हम्म। तो दूसरा जो प्रश्न चिन्ह उठता है कि जो अमेरिका की तरफ से इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को लीक किया गया है, ये बताया जाता है कि जो उनकी संसद है या जो उनका एक पॉलिटिकल लीडरशिप है और आईआरसीजी के अंदर एक प्रकार का जो है मनमुटाव है, या एक दूसरे की वो सुनते नहीं है। जी। तो मेरा ये प्रश्न है कि उनको आज की तारीख के अंदर कोई भी फॉरेन मीडिया जो है वो ईरान के अंदर मौजूद नहीं है। वहां से जो खबरें निकल कर आती हैं वो उनके ऑफिशियल टीवी के ऊपर या ऑफिशियल चैनल से आती हैं। हम्म। तो क्या ये न्यूयॉर्क टाइम्स या बाकी जो वेस्टर्न मीडिया है, इनको इस प्रकार की खबर कहां से मिली? चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि जो मीडिया हाउसेज है उनके सोर्सेज होंगे या उनके कोई कांटेक्ट होंगे जो इस प्रकार की खबरें दे रहे हैं। तो हम्म। क्या हम ये समझ लें कि जो वेस्टर्न मीडिया है उनकी पकड़ या उनकी पहुंच जो है उनके इनर सर्कल के अंदर भी है, जहां से उन्हें इस प्रकार की जो है खबरें प्राप्त हो रही हैं? तो मैं इसको जो है पूरी तरह से मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं और मैं इसको खारिज भी नहीं कर सकता हूं। ठीक है। मैं कह ठीक सकता है। हूं कि ठीक ये है एक कर्नल प्रकार दिनेश का शर्मा साहब, नैरेटिव चलाया गया जिस है जी। तरीके से आपने ये सारी चीज़ें बोली हैं और फिर एक तरफ से जो मीडिया जो वेस्टर्न है उस पर तो सवाल है ही, लेकिन वेस्टर्न मीडिया से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पोस्ट पर तनाज़े खड़े होते हैं, क्योंकि अलग अलग बयानात वो इस तरीके से देते हैं गोया कि वो खुद ईरान में है। फिलहाल ईरान ने इसे नकारा है। ईरान के 3 लीडर सामने आए हैं, कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक कौम हैं, एक खुदा को मानने वाले हैं और हमारी पूरी यूनिटी है और एक कौम है और एक सुप्रीम लीडर है। तो इसलिए इस तरीके के भ्रम फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से समझते हैं कि ईरान को इस पर जवाब देना पड़ा?
कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट पर। इससे क्या कुछ खदशात दुनिया के अंदर ईरान के हवाले से जाहिर होते और उनको दबाने के लिए, उनको बचाने के लिए ईरान ने इस तरीके से फिर बैक रिबटल किया है? देखिए साहब, ऐसा हो जाता है कि अगर आप एक झूठ का जवाब नहीं देते हैं, तो अगर उस झूठ को बार बार दोहराया जाता है तो लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं उस झूठी खबर के ऊपर, या जिस प्रकार का नैरेटिव जो है आप पेश करते हैं लोगों के सामने। लेकिन अब जो है ईरान ने इमीडिएटली जो है इसका जवाब दिया है, तो इसका भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अब इसके बाद जो आपके ऑडियंस हैं, जहाँ जो आपके लोग बाग इस प्रकार की न्यूज को पढ़ रहे हैं, जब उन्हें ईरान की तरफ से एक इसका जवाब आता है, तो अब वो अपने विवेक से जो है इस न्यूज को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या है। लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहता हूं। देखिए साहब, जब इनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी हैं, जब बातचीत सफल नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने अमेरिका में जाके एक फॉक्स न्यूज को जो इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी बातचीत जो है बड़ी अच्छी, कुछ बातों के ऊपर सहमति भी बन गई है और बड़ी अच्छी बातचीत हुई है हमारी ईरानियन डेलीगेशन के साथ। और अंत में उन्होंने कहा कि वो जो डेलीगेशन आया हुआ था वो इस पोजीशन में नहीं था कि जिन बातों के ऊपर सहमति बनी है उनके ऊपर वो अपनी उसी समय जो है अपनी बात को मान जाते। शायद जो डेलीगेशन आया था वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं था, जो उनके पास पूरी पावर नहीं थी, जो कि उसी समय जो है बातचीत को जो है राजी हो जाते। शायद इस डेलीगेशन को वापस ईरान में जाके अपने सुप्रीम लीडर से और बाकी जो लोग हैं उनसे भी एक प्रकार का जो है अप्रूवल लेना है। तो ये एक पॉइंट जो है ये थोड़ा सा जो है मन के अंदर डाउट पैदा करता है कि क्या जो डेलीगेशन आता है उनके पास इतनी पावर होती नहीं है कि जो पॉइंट उनके फेवर्स में आए वो उनको उसी समय मान ले। तो इसका जो है थोड़ा सा सोच विचार ठीक करने है, की ठीक आवश्यकता ये है। लेकिन इस इसमें करना दिनेश साहब, इसमें ये चीज़ भी समझना होगी कि ईरान की तरफ से या ईरानी क़यादत की तरफ से इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया। तो दो ऐसे स्टेटमेंट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के अंदर जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, उसमें कमी देखने को मिल रही है, आपसी इख्तलाफात। अब जो आपने यहाँ पे बीच में जो आपने कहा जो मीडिएशन कर रहा था पाकिस्तान और बातचीत हो रही थी, उसमें क्या कुछ लीडरशिप के हवाले से या जो वहाँ से जो वफद आया था, डेलीगेशन आया था, उसने क्या कुछ कहा? ये तो अमेरिका की जानिब से। तो कुल मिलाकर के जब देखेंगे तो ये एक नैरेटिव ही हो सकता है, ईरान की तरफ से इस चीज़ पर कोई बात नहीं है। लेकिन इस बीच में जब हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर उस पर आप चर्चा करेंगे। नाज़रीन, आपको बता दें जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से फौरी मुआहिदे की पेशकश की गई है, और आपको बता दें जहां पर आबना हरमुज पर अमेरिकी मुकम्मल कंट्रोल का दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ईरान की जानिब से आबना हरमुज खोलने की पेशकश की जा रही है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, क्योंकि उनकी जो मुताबिक है योमिया $500 मिलियन आमदन का ईरान को नुकसान पहुंच रहा है इसकी बंदिश से। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से यह बयान जारी किया है। आपको बता दें जहां पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ अभी इसी वक्त मुआहिदा कर सकते हैं, ताहम उनकी ख्वाहिश है कि यह मुआहिदा आर्जी नहीं बल्कि हमेशा कायम रहने वाला हो। उनका कहना था कि आबने हरमुज पर अमेरिका को मुकम्मल कंट्रोल हासिल है और अगर चाहें तो सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर तब्दील किया जा सकता है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने 3 रोज कबल आबना हरमुज खोलने की पेशकश की थी, जिस पर अमेरिकी हुकाम ने भी इत्मीनान का इजहार किया है, ताहम वो खुद इस फैसले से मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर आबना हरमुज खोल दी गई तो ईरान यौमिया तकरीबन $500 मिलियन कमा सकता है, और वो नहीं चाहते कि ईरान उस वक्त तक इतनी आमदन हासिल करे जब तक ये मामला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो जाता है। लेकिन अब इस बीच में जो उनकी जानिब से बयान दिया गया है, उस बयान को भी जरा सुनते हैं और उसके बाद फिर अपने मेहमान के पास चलेंगे। इस बयान के अंदर क्या कुछ कहा गया, जरा वो सुनाते हैं आपको। 4 to 6 Well, weeks. I hope that, but I also took a little break. I gave them a break, and remember this, I want to make the best deal. I could make a deal right now. Do you know that if I left right now, we had a tremendous success. It would take them 20 years to rebuild, but I don't want to do that. I want to have it everlasting. I want to have it where they never have a chance to get it. I mean, the way you asked that question, yeah, I did say it. I thought it would take
4 to 6 weeks, and I was right, because at the end of 6 weeks, at the end of 4 weeks, their military was decimated. So are you saying But it's now over? what I'm doing, I can't tell you that. I don't want to put that kind of a timetable on it, but it'll go pretty quickly. And we'll have the strait opened up. Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, you know, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. Said it would नाज़रीन, आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा गया है। बयान आपके सामने भी था। हमारे साथ फिर से आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। करने दिनेश साहब, अब इस पूरे मामले में ट्विस्ट की बात जो है, हैरानकुन बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के हवाले से बड़ी स्ट्रेटेजिकली एक पॉलिसी अपना रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो किस तरह से नॉर्थ अमेरिका और वेनेजुएला की तरफ अपना रुख मोड़ें और जो गल्फ कंट्रीज से तेल, एलएनजी या सारी चीज़ें लेकर वो लेते हैं उनसे किस तरीके से उन्हें वहाँ से जो है दिशा बदली जाए। इन तमाम चीज़ों का खेला खेला जा रहा है ताकि ग्लोबल करेंसी को वो ख़त्म कर सकें और डॉलर को फिर से बढ़ा सकें। तो इस चीज़ को आप कहाँ तक मानते हैं? फिर हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात करेंगे अलग से, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए साहब, ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर एक प्रकार का अहंकार होता है और वो बहुत ज्यादा काबिल आदमी हैं जो कि अपनी ही स्टेटमेंट को बार बार बदली करते हैं। जैसे कि अभी जो मैं उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था कि हमने 4 हफ्ते के अंदर जो है ईरान की नेवी, ईरान की आर्मी, ईरान की एयरफोर्स को बर्बाद कर दिया है, हम जो है युद्ध जीत चुके हैं। स्टेट ऑफ हार्मुज और 500 मिलियंस का जो है ईरान को रोजाना नुकसान हो रहा। अरे भाई, अगर आप जो युद्ध जीत चुके हो, आपके अपने जितने ऑब्जेक्टिव थे, चाहे वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव थे या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव थे, अगर आपने वो सारे पूरे कर लिए हैं तो आप अपना जो है नाकेबंदी को खोलिए और चुपचाप आप अपने अमेरिका में जाइए। एक बात। दूसरा जो है, देखिए कितना विरोधाभास वाला है कि शिप जो है वो अब अमेरिका की तरफ टर्न कर रहे हैं, वेनेजुएला की तरफ तेल के लिए टर्न कर रहे हैं। ये नहीं है कि उन देशों को आपके साथ कुछ ज्यादा प्यार है, उनकी अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं। जितने भी हमारे साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज हैं उनके लिए आप इमेजिन कीजिए कि वेनेजुएला या अमेरिका से तेल आने में उनको 2 महीने लगते हैं, जबकि गल्फ स्टेट से, स्टेट ऑफ हार्मुज से पहुंचने में, इवन भारत में पहुंचने से तकरीबन 8 से 10 दिन में आ जाते हैं। इतनी दूर से तेल लाएंगे, कितना खर्चा बढ़ेगा, इंश्योरेंस बढ़ेगी और इसके साथ रिलेटेड इशू आ जाते हैं। अब बात आ जाती है आपकी स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर। देखिए, एक पॉइंट जो है उसके अंदर जो अमेरिका ने 28 फरवरी के बाद से युद्ध होने के बाद जो है जिस प्रकार का उन्होंने एक्शन लिया था ईरान के ऊपर, मेरा ख्याल है कि ये जो इन्होंने नाकेबंदी की है, इससे जो है ईरान को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान हो रहा, क्योंकि अब उसका जो तेल बिकना बंद हो गया और जैसे खार्ग आइलैंड के ऊपर उसका 90% तेल की प्रोसेसिंग होती है और वहीं से जो है उसका तेल जो है एक्सपोर्ट होता है। अब जिस वजह से इन्होंने नाकेबंदी कर रखी है, उससे क्या हो जाता है कि खार्ग में या ईरान के बाकी बंदरवास या बाकी जितने भी इनके प्लेसेस हैं, वहां पर जो है स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो एक लिमिटेड होती है। जब वो स्टोरेज फैसिलिटीज पूरी हो जाती है तो उसमें जो है आपको तेल की प्रोसेसिंग जो है उसको बंद करना पड़ता है, सिस्टम को आपको बंद करना पड़ता है। और जिस समय आप वो सिस्टम बंद करके दोबारा शुरू करते हैं तो उसमें काफी एफर्ट्स और टाइम लगता है। मैं ये मानता हूं कि ये जो नवल ब्लॉकेड है, इस वजह से जो है ईरान को काफी नुकसान, आर्थिक नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि अब जो फंड्स का इनफ्लो है वो बंद हो गया है। और जिस प्रकार से मीडिया के अंदर भी रिपोर्ट आ रही थी कि आज की तारीख के अंदर ईरान के पास अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं। तो अगर ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, अगर ये नाकेबंदी लगाए रखते हैं तो इससे जो है ईरान को आर्थिक तौर के ऊपर काफी
नुकसान होगा। लेकिन अभी जो है, अभी के हालात इस प्रकार से हैं कि जो अब तक जो था, जो सीजफायर से पहले तक जो युद्ध होता था वो हो रहा था जमीनी युद्ध। जमीनी से मेरा मतलब है एयर अटैक, मिसाइल अटैक और बाकी चीजें होती थी। अब ये युद्ध जो है अब ये शिफ्ट कर गया है समुद्र के अंदर। आप कह सकते हैं कि ये समुद्री डिप्लोमेसी है। और उसके अंदर से ईरान की जो टैक्टिस है या जो ईरान की नीति है, वो स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करके रखना चाहता है, क्योंकि उससे मालूम है कि इसकी रेपरकेशन जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर महसूस की जाएगी, क्योंकि हर देश के ऊर्जा की वजह से उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और बाकी वर्ल्ड के जो देश हैं वो अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि आप जो है बातचीत कीजिए। और उस समय ईरान जो है अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर जो है इनसे बातचीत या जो भी नेगोशिएशन करेगा। ठीक है। दूसरी तरफ जो है जी 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 बताइएगा। दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका का जो इस समय मोटिव है, जो उनकी रणनीति है, वो चाहते हैं कि ईरान को हम पूरी तरह से चोक कर दें। उसका किसी भी प्रकार से जो है उसको फंड ना आए, उसका तेल ना बिके, ना कोई उसको बाहर से किसी प्रकार का जो है सामान मिल सके, तो जिससे लेकिन कि इस उसकी बीच में पब्लिक के जहां पे एक तरफ से अमेरिका अपने इस तरीके से चालें चल रहा है, अपने अलग अलग तरीके की पॉलिसीज निभा रहा है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर और आ रही है, आपको बताने की कोशिश करें, हमारे से बने रहेगा नाजरीन। जहां पर एक तरफ से अमेरिका की जानिब से ब्लॉकेड लगाया गया है, लेकिन वहीं पर अच्छी खबर ईरान के लिए है कि जनूबी कोरिया का तेहरान में सफारती राब्ता कायम किया गया है। जनूबी कोरिया के एलची की अब्बास अरागची से मुलाकात हुई है और आबनाए हरमुज में जहाजों की हिफाजत पर गुफ्तगू की गई है और 26 जहाजों की महफूज गुजरगाहों के लिए ताउन की दरख्वास्त भी की गई है। आपको बता दें, कुछ तस्वीरें वहां से निकल करके आई हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें साफ तौर पर आप ये देख सकते हैं कि जनूबी कोरिया ने खामोश सफारती इक़दाम के तहत एक खुसूसी एलची तेहरान भेजा, जहां ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास अराग़ची से आला सतही मुज़ाकरात किए गए, जिनका मकसद आबनाए हरमुज में फंसे जनूबी कोरिया से मुंसलिक जहाज़ों की महफूज नकलो हरकत को यकीनी बनाना था। के हवाले से ये तस्वीरें, लेकिन फिर से अपने मेहमान के पास चलेंगे और एक अहम बात अपने मेहमान से पूछने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर, कि एक तरफ से जहां पर अमेरिकी ब्लॉकेड है और दुनिया भर के जो ममालिक हैं उन्हें क्या कुछ नुकसान हो या नहीं हो, एक चीज हमें समझनी पड़ेगी। जहां पर जो ब्लॉकेड्स है वो यूएसए ने तो लगाए, जबकि बातचीत हुई थी कि कोई भी नहीं लगाएगा, लेकिन अमेरिका ने फिर से शुरुआत की, जिसके नतीजे में आईआरजीसी ने पूरे उस अपना हरमुज पर अपना कब्जा फिर से रखा कि हम किसी को नहीं जाने देंगे। 2 शिप्स को उनकी जान से पकड़ा गया, उसके बाद काफी सारे खुलासे भी देखने को मिले। लेकिन इस बीच में साउथ कोरिया का ईरान के पास ही जाना, यह सबसे बड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात हो सकती है, क्योंकि ईरान वहां पे है, अमेरिका कह रहा है कि हमारे पूरे कब्जे में है, लेकिन अमेरिका के पास कोई जा नहीं रहा है। तो इस बीच में जो साउथ कोरिया का ईरान के पास जाना, आईआरजीसी के पास जाना, इस चीज को आप किस तरीके से समझते हैं? जैसे हम सेगमेंट में पहले बात कर रहे थे, अब यही बात जो है इमीडिएटली या धीरे धीरे सामने आएगी कि पूरा विश्व जो है, वर्ल्ड जो है, वो इस स्टेट ऑफ हार्मुज के बंद होने की वजह से काफी प्रॉब्लम में आ चुका है। तो ये इस कड़ी, ये साउथ कोरिया के जो डेलीगेशन की विजिट है, वो हम इस कड़ी में देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो है वर्ल्ड का प्रेशर जो है, आप कहें प्रेशर या डिप्लोमेसी जो है, अब वो ईरान के साथ भी हो रही है। और मुझे लगता है कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि अमेरिका के ऊपर भी ये डिप्लोमेसी बाकी कंट्रीज जो हैं वो करेंगे। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और आ जाता है। जी देखिए साहब, जिस समय युद्ध हुआ था तो पहले 15 दिन के लिए जो है पूरे विश्व के जो देश थे वो एक म्यूट स्पेक्टेटर की तरह देख रहे थे, कि एक मूक दर्शक की तरह देख रहे थे कि ये युद्ध जो है कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा। और कोई भी इस युद्ध के अंदर डायरेक्टली भाग लेना नहीं चाहता था, चाहे वो नाटो है या यूरोप के कंट्री हैं या अमेरिका के और मित्र देश हैं। लेकिन जब ये युद्ध बढ़ता गया और स्टेट ऑफ हार्मुज को जो जिस समय उसको ब्लॉक कर दिया गया, तो उसके बाद जितने भी कंट्रीज हैं वो जागे, उन्होंने कहा यार ये तो आने वाले दिनों में हमारे लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। जैसा कि मालूम है सभी को कि लास्ट फ्राइडे को जो है
इंग्लैंड और फ्रांस ने जो है तकरीबन 40 देशों का एक समिट बुलाया था और उसके अंदर आम सहमति बनने की कोशिश की गई कि इस स्टेट ऑफ हार्मुज को हम किस प्रकार से जो है नेविगेशन के लिए इसको खोल सकते हैं। उसके बाद जो है एक दिन पहले जो है ये 30 देशों की, जिसमें फ्रांस और इंग्लैंड भी था, वहां पर ये 30 देशों की दोबारा से एक वर्चुअल मीटिंग हुई है। और वर्चुअल मीटिंग के अलावा जो है इन देशों के जो है सेना के अफसर भी पहुंचे थे और वहां पर ये आम सहमति बनी है कि एक प्रकार का जो है ये मिलिट्री अलायंस बनेगा। मिलिट्री अलायंस से मेरा मतलब ये है कि वो लोग जो हैं पूरे इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक, इंटरनेशनल कानून के मुताबिक वो एक मिलिट्री अलायंस बनाएंगे और वो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर कोई भी देश जो है इस प्रकार से जो है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को किसी प्रकार से बाधित ना कर पाए। चलिए, अब बहुत देखिए बहुत शुक्रिया अभी करना दिनेश साहब, क्योंकि वक्त भी हुआ चला है और आप एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहे थे। लेकिन नाजरीन, आपने देखा कि किस तरीके से पूरा जो मामला है अब जुड़ा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के अंदर। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि जल्दी से मुज़ाकरात हो सकती है। लेकिन क्या इस मामले पर मुज़ाकरात होगी? लेकिन पूरी तरीके से जब एक्सपर्ट्स क्या माने तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ अमेरिका और वेनेजुएला की तरफ दुनिया का रुख मोड़ना चाहते हैं। क्या उसमें वो कामयाब होंगे या ईरान कामयाब होगा, ये आने वाले वक्त में मालूम हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।